नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अमेजिंग मोटिवेशन बाय जे सिंह में। आज का हमारा विषय होगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15। और हो सकता है आज हम 15, 16, 17, 18 ये 3 या 4 अनुच्छेद आज की क्लास के माध्यम से देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बता दूं, जो हर बार की तरह मैं आपको बताता हूं कि मेरे इंस्टीट्यूट ज्ञान IAS में यूपी PCS का बैच 5 तारीख से शुरू होने वाला है। जो भी अभ्यर्थी अगर हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहते हैं तो जाके मेरे वीडियो के बायो में जो लिंक दी रहेगी उस पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया रहेगा, उस पर जाके आप संपर्क करें तो हमारे कोचिंग से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन ढंग से एक नई दिशा दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अनुच्छेद 15। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 भाग 3 में दिया गया है। भाग 3 फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ है भारतीय संविधान में, और भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। इससे पहले 2 या 3 वीडियो फंडामेंटल राइट के हम अपलोड कर चुके हैं, तो जाकर जो भी व्यक्ति देखना चाहते हैं तो वो पिछले वीडियो देख सकते हैं, ताकि इस आर्टिकल को और बेहतरीन ढंग से समझा जा सके। तो इस आर्टिकल 15 में जानिए कि आर्टिकल 15 कहता क्या है, यानी कि अनुच्छेद 15 कहता क्या है और ये अनुच्छेद क्यों जरूरी है, इससे क्या फायदा हुआ है, क्या प्रॉफिट हुआ है हमारे देश को और देश के नागरिकों को। तो इस अनुच्छेद को समझते हैं। अनुच्छेद 15 कहता है, पहला तो इतना ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद 15 एक समानता की बात करता है, इक्वलिटी की बात करता है, इक्वलिटी की बात करता है, समानता की बात करता है। और 12 से लेके अनुच्छेद 12 में जैसे डेफिनेशन ऑफ स्टेट दिया गया है, यानी राज्य की परिभाषा दी गई है। और अनुच्छेद 13 में बताया गया है कि कोई भी अगर विधि, कोई भी नियम कानून अगर ऐसा होगा तो उसको अल्पीकरण, उसका अल्पीकरण या शून्य या उसे कानून को खत्म किया जाएगा अगर वो संविधान के विरुद्ध होगा। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। तो 12 और 13 के बाद 14 से लेके 18 तक आर्टिकल जो है कि भारतीय संविधान में समानता की बात करते हैं। और आपको पता है कि भारतीय संविधान में भाग 3 में 6 प्रकार के आर्टिकल दिए गए हैं, यानी 6 प्रकार के आर्टिकल दिए गए हैं। तो जो पहला टाइप है वो है समानता के प्रकार से जुड़ा है। तो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक एक इक्वलिटी की बात करता है, और अनुच्छेद 15 भी इक्वलिटी की ही बात करता है। तो जानेंगे कि अनुच्छेद 15 किस प्रकार की, किस टाइप की इक्वलिटी की बात करता है, यानी किस प्रकार की समानता की बात करता है। तो अनुच्छेद 15 में जैसा कि लिखा है, prohibits discrimination by the state based on religion, race, caste, sex or other or birth or place of birth। इतना क्लियर क्या लिखा है? prohibits discrimination by the state based on religion। पहला क्या है? religion मतलब धर्म, रेस वंश, मूल, कास्ट जाति, सेक्स लिंग, और बर्थ ऑफ प्लेस यानी कि जन्म स्थान। तो कितना? 1 2 3 4 5। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव, प्रोहिबिट्स का मतलब लगाता है, यानी कि इन 5 आधारों पर अनुच्छेद 15 भेदभाव को रोकता है। वो 5 आधार कौन से हैं? कि अनुच्छेद 15 कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति से, यानी कि राज्य किसी व्यक्ति से धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर, कास्ट जात के आधार पर, सेक्स लिंग के आधार पर और बर्थ ऑफ प्लेस के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। इतना क्लियर? आगे यही आर्टिकल कहता है अलाउ। अलाउ मतलब अनुमति है। स्पेशल प्रोविजंस, स्पेशल प्रोविजंस का मतलब है विशेष जो प्रावधान है उनके लिए अनुमति है। किस बात की अनुमति है? फॉर द सोशली एंड
एजुकेशनली फॉर द सोशली यानी कि सामाजिक एंड एजुकेशनली यानी कि शैक्षिक बैकवर्ड क्लासेस मतलब पिछड़े वर्ग। यानी कि आगे है आर्टिकल कहता है कि एलाउ है, विशेष उपबंध एलाउ है अगर कोई ऐसा उपबंध करना चाहता है या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए या किसी ऐसी समाज के लिए जो कि शिक्षा की दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, तो उनके लिए यह अनुच्छेद इस बात से नहीं रोकेगा कि आपने रीजन के आधार पर, रेस के आधार पर, कास्ट के आधार पर, सेक्स के आधार पर या बर्थ ऑफ पेरेंट्स के आधार पर भेदभाव किया है। यानी कि कहने का हमारा मतलब ये है कि यह अनुच्छेद 5 आधारों पर रोकता है कि जन्म, मूलवंश, जाति, लिंग और बर्थ ऑफ प्लेस के आधार पर भेदभाव को रोकता है, लेकिन राज्य चाहे तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन यानी कि सकारात्मक भेदभाव कर सकता है। इतना क्लियर। अब सकारात्मक भेदभाव का मतलब ये है कि जैसे महिलाएं हुई, बच्चे हुए, SC ST माइनॉरिटी OBC, अगर ये है, अगर इनके लिए राज्य कुछ स्पेशल प्रोविजंस यानी कि स्पेशल कुछ प्रावधान, नियम या कानून बनाता है, तो यह कोई ही व्यक्ति इस आधार पर यह याचिका दायर नहीं कर सकता है, यानी कि यह मुकदमा राज्य के खिलाफ या किसी इंस्टीट्यूट के खिलाफ यह दायर नहीं कर सकता है कि वह अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है। इतना क्लियर। चलिए आगे समझते हैं। अनुच्छेद 15 का जो प्रोविजंस यानी कि अनुच्छेद 15 का प्रोविजंस यानी कि एक है, वह यह बात करता है कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ ऑफ प्लेस के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है। लेकिन इसी अनुच्छेद का यानी कि इसी आर्टिकल का नियम 2 कहता है, यानी कि पैरा 2 कहता है कि पब्लिक प्लेस यानी कि कोई भी, यानी पब्लिक प्लेस की बात करता है कि कोई भी पब्लिक प्लेस का मतलब है कोई भी सार्वजनिक स्थान। सार्वजनिक स्थान कैसा? जैसे कि सार्वजनिक पार्क हुआ, जैसे कुआं, अगर किसी गांव में कुआं बना है, किसी शहर में कुआं बना है, वो सार्वजनिक है, यानी किसी व्यक्ति का पर्टिकुलर नहीं होना चाहिए। मतलब किसी निजी व्यक्ति द्वारा कोई नलकूप हुआ या कुआं हुआ या कोई पार्क हुआ या कोई जमीन हुई, वह किसी व्यक्ति के नाम नहीं होना चाहिए, यानी किसी नागरिक के नाम नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर वो पब्लिक है यानी कि सरकारी है, तो कोई भी शॉप हो यानी कोई भी दुकान हो, अगर व्यक्ति की नहीं है यानी कि पब्लिक प्लेस, यानी पब्लिक के लिए अगर कोई दुकान ऐसा है कि कोई भी प्लेस ऐसा है जो पब्लिक प्लेस है, सीधा सीधा समझो, कोई भी प्लेस ऐसा है जो पब्लिक प्लेस है, यानी कि जनता को जहां जाने के लिए अलाउ है, और जनता का मतलब होता है संपूर्ण जनता। अगर जनता को जहां जाने के लिए अलाउ है, जैसे कि इस अनुच्छेद का जो नियम 2 कहता है कि कोई भी शॉप हो, कोई भी दुकान हो या कोई भी होटल्स हो या कोई भी पब्लिक ऐसा प्ले ग्राउंड हो जो मनोरंजन का जो साधन हो, जो पब्लिक प्ले ग्राउंड, तो उस पर किसी भी व्यक्ति को इस आधार पर जाने से नहीं रोका जा सकता कि वह इस रिलीजन का है, इस रेस का है, इस कास्ट का है, इस सेक्स का है या इस बर्थ ऑफ प्लेस का है। ठीक है। इसी अनुच्छेद 15 का नियम 2 का पॉइंट बी कहता है कि कोई भी संस्था ऐसी है या कोई भी संस्था ऐसी है जो या तो फंडेड स्टेट के द्वारा यानी राज्य के द्वारा, राज्य मतलब गवर्नमेंट के द्वारा, या फंडेड है राज्य की। अच्छा, राज्य क्या होता है इसकी डेफिनेशन अनुच्छेद 12 में दी गई है, और इस अनुच्छेद 12 का एक वीडियो अपलोड हम कर चुके हैं, तब वो देखना, तब जाके आपको जो जिसने नहीं देखा है तब उन्हें समझ में आएगा कि राज्य क्या होता है। तो यह अनुच्छेद कहता है कि कोई भी ऐसी संस्था हो जो राज्य यानी स्टेट से फंडेड हो, चाहे वो फुल या हाफ, यानी कि कोई भी संस्था ऐसी हो जो राज्य से सहायता प्राप्त हो अंशतः या पूर्णतः या भागता, तो वह इस आधार पर वह संस्था यह नहीं कह सकती है कि आपको या किसी व्यक्ति को आप इस रिलीजन के हैं, इस धर्म के हैं, इस रेस यानी कि इस वंश के हैं, वंश या नस्ल, या इस नस्ल के हैं, या इस कास्ट के हैं, इस सेक्स के हैं, या आप इस बर्थ ऑफ प्लेस के हैं, यानी कि आपका जन्म यहाँ हुआ है, आप यहाँ नहीं आ सकते हैं। यह
कोई भी नहीं कह सकता है। यह आर्टिकल यही मनाही करता है, ठीक है, यानी भेदभाव की मनाही करता है। इसी आर्टिकल 15 का नियम नंबर 3 कहता है कि कोई भी महिला या चाइल्ड, वुमेन या चाइल्ड, यानी कोई भी औरत या बच्चा है, अगर सरकार उसके लिए कोई नियम बनाती है या सरकार उसके लिए कोई ऐसा नियम करती है जो कि उसे कोई विशेष आरक्षण देती है या उसे कुछ छूट प्रदान करती है या उसके लिए कोई अलग से नियम कानून बनाती है जो कि दूसरे व्यक्तियों के मुकाबले एक वुमेन और चाइल्ड को कुछ सुविधाएं प्रोवाइड कराते हैं, तो वह इस आधार पर यह नहीं माना जाएगा कि अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है। भैया ऐसा है कि अनुच्छेद 15 का उल्लंघन बना, ये कहें लोगों कि अनुच्छेद 15 में तो साफ साफ लिखा है कि कोई भी धर्म, रेस, लिंग, सेक्स के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता है, लेकिन आगे ये भी तो लिखा है कि अलाउ स्पेशल प्रोविजंस फॉर सोशली एंड एजुकेशनली क्लासेस के लिए स्पेशल प्रोविजन हो सकता है। तो महिलाएं क्या है एजुकेशनली में इसलिए जाती हैं क्योंकि इन्हें बहुत सदियों तक यानी कई सालों तक शिक्षा से दूर रखा गया है। रेयर इन द रेयर केस में अगर ये देखें, रेयर इन द रेयरस्ट केस में ये देखें कि एक आध दो महिलाओं को छोड़ दो जो कि इतिहास में वैसे गार्गी, मैत्री, उपला नामक महिलाओं का जिक्र मिलता है जो कि जिनका संबंध शास्त्रों से मिलता है, यानी कि जो पढ़ लेती थी, लिख लेती थी, या जिन्होंने संवाद वगैरह किया, तो संवाद तो वही करेगा जो पढ़ा लिखा हो। तो कुछ महिलाओं का 1 या 2 या 4 या 10 महिलाओं का नाम मिलता है, लेकिन सदियों से महिलाओं को एजुकेशन के पर्पज से यानी कि एजुकेशनली प्रोफेशन से दूर रखा गया है, इसीलिए एजुकेशन के लिए इनके लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकती है। इसी प्रकार चाइल्ड यानी बच्चे के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है। जैसे कहा भी गया है कि राइट टू एजुकेशन एक एक्ट आया था, उसमें कहा गया था कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा फ्री है। तो इसमें 14 साल से जो ऊपर के बच्चे हैं वो ये नहीं कह सकते हैं कि आप सेक्स के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं या चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, या ये कर रहे हैं किसी के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं। ये अनुच्छेद 15 मना करता है। आप इस बात को नहीं कह सकते हैं कि किसी बच्चे के लिए अगर कोई स्पेशल प्रोविजंस होता है तो आप अनुच्छेद 15 का ऐसे उल्लंघन नहीं मानेंगे। जैसे कि आंगनवाड़ी में देख लेते हैं कि बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजन, मिड डे मील नामक खाना ही मिलता है, मिड डे मील की तरफ से सरकार ने स्पेशल प्रोविजंस किया है। अगर बड़े लोग ये कहेंगे कि आपने बच्चों के लिए तो किया है मिड डे मील की व्यवस्था, तो हमारे लिए ऐसी व्यवस्था करो, तो ऐसा प्रावधान नहीं हो सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 15 पहले ही कह चुका है। हाँ, अगर सोशली, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा होगा तो फिर सरकार उसके लिए विशेष प्रावधान करेगी। अनुच्छेद 15 का नियम 4 कहता है कि राज्य SC, ST और OBC के लिए स्पेशल नियम बना सकती है। इसे यह नहीं समझा जाएगा कि अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है और इसी के लिए फर्स्ट अमेंडमेंट यानी कि पहला संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, इसी अनुच्छेद का नियम नंबर 5 कहता है कि कोई प्राइवेट कॉलेज है, जो निजी कॉलेज है, उन्हें भी इस दायरे में सरकार ने शामिल कर दिया है कि भले भी निजी कॉलेज है लेकिन उनके लिए भी सरकार यह नियम बना सकती है कि वह SC, ST, OBC और महिलाओं के लिए या बच्चों के लिए कुछ स्पेशल प्रावधान या स्पेशल नियम लागू करें या उन्हें स्पेशल छूट दें। यानी शिक्षा संबंधी कोई बात होगी तो उन्हें स्पेशल प्रावधान देना ही पड़ेगा। या निजी संस्थाओं के लिए भी यह लागू हो गया है कि उन्हें भी स्पेशल आरक्षण वगैरह या सुविधा देनी पड़ेगी। ठीक है, अनुच्छेद 15 का नियम नंबर 6 कहता है कि जो व्यक्ति ऐसे थे कि कई सब्जेक्ट SC, ST, OBC को आरक्षण मिल चुका है और वुमेन और चाइल्ड के लिए व्यवस्था हो गई है, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से थे यानी कि EWS के अंतर्गत थे, तो उन्होंने भी इसी स्पेशल प्रोविजन में 10% रिजर्वेशन इन्हें भी प्रदान कर दिया है। कुल मिला के अनुच्छेद 15 निम्नलिखित बातों को
निम्नलिखित बातों को दर्शाता है या इससे निम्नलिखित बातें उल्लेखित होती हैं, तो एक बार रिवीजन करते हैं क्या क्या होती हैं। अनुच्छेद 15 पहले तो साफ कहता है कि राज्य किसी भी प्रकार का मतलब है 5 प्रकार से धर्म, मूल, लिंग, जाति और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। लेकिन इसी के साथ साथ अनुच्छेद 15 यह भी कहता है कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन यानी कि सकारात्मक भेदभाव कर सकता है। सकारात्मक भेदभाव से मतलब है अगर कोई सामाजिक या सामाजिक और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है तो उसके लिए राज्य विशेष नियम बना सकता है। इसमें यह नहीं माना जाएगा कि अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है। अनुच्छेद 15 यह भी घोषित करता है कि कोई भी सार्वजनिक स्थान हो, चाहे भोजनालय हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, जो सार्वजनिक उद्देश्य के पर्पज से बना है, उस पर किसी व्यक्ति को रोका नहीं जा सकता इन 5 आधारों पर, जो कि हम पहले ही चर्चा कर रहे हैं और कर चुके हैं। ठीक है। यह भी कहता है अनुच्छेद 15 के महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेशल नियम राज्य बना सकता है। इसमें यह नहीं माना जाएगा कि अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है। आगे यह अनुच्छेद कहता है कि SC, ST और OBC के लिए भी कुछ स्पेशल व्यवस्था या आरक्षण की व्यवस्था, जैसे शिक्षा में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। इसमें यही नहीं माना जाएगा कि यह अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है। ठीक है। इसी क्रम में देखेंगे कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट के लिए भी इन्होंने यह कर दिया कि आपको भी महिलाओं के लिए, SC, ST, OBC के लिए एक विशेष उपबंध यानी कि विशेष उपबंध की व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। इतना क्लियर। ठीक है। इसी अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद 341 और 342 आपको याद ही होंगे कि लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं से जुड़े हुए हैं, और आप लोग इन अनुच्छेद को पढ़ लेना क्योंकि ये रिजर्वेशन से जुड़े हुए हैं। ठीक है। SC और ST के लिए रिजर्वेशन से जुड़े हुए हैं। ठीक है। इतना क्लियर। अब चलिए आगे देखते हैं कि अनुच्छेद 16 क्या कहता है। अनुच्छेद 16 बात करता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में। अनुच्छेद 16 बात करता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से हमारा तात्पर्य है, यानी कि हमारे कहने का मतलब है कि जो रोजगार है, जो सरकारी नौकरियां हैं, उनसे जुड़ा हुआ है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 यानी कि आर्टिकल 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। तो एक बात तो पहले दिमाग में अपने डाल लेना, फीड कर लेना कि अनुच्छेद 16 नौकरियों से जुड़ा हुआ है, और पब्लिक मतलब सरकारी नौकरियों से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा है? नौकरियों से जुड़ा है, या ऐसी नौकरियां जो लोगों के लिए यानी कि जो पब्लिक के लिए अवेलेबल है, उनसे जुड़ा हुआ है अनुच्छेद 16। कोई भी नौकरी लगती है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब लगती है, तो वह अनुच्छेद 16 के दायरे में ही आती है। तो चलिए समझते हैं आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है। अपॉर्चुनिटी की बात करता है। आर्टिकल 16 किसकी बात करता है? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है। कहां? इन एम्प्लॉयमेंट। इन एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है। कहां? इन एम्प्लॉयमेंट, रोजगार में। आर्टिकल 16 साफ साफ कह देता है कि आर्टिकल 16 कहता है कि जाति, लिंग, जाति या लिंग के आधार पर नौकरियों में भेदभाव नहीं होगा। जाति मतलब कास्ट, लिंग मतलब सेक्स, इनके आधार पर नौकरियों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है।
ये आर्टिकल 16 कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, अर्थात जितनी ही पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उनमें सभी लोगों को समान अवसर दिया जाएगा। लेकिन आर्टिकल 16 आगे यही भी बात करता है कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन यानी कि सकारात्मक भेदभाव किया जा सकता है। यह भी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है कि सकारात्मक भेदभाव किया जा सकता है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। ये कहता है कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। लेकिन क्या अनुच्छेद कहता है कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, लेकिन जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। किसके आधार पर किया जा सकता है? जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। कास्ट, सेक्स। तो आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता की बात करता है। कहता है कि सभी को समान अपॉर्चुनिटी दी जाएगी नौकरियों में, लेकिन राज्य को यह भी छूट प्रदान करता है कि वह सकारात्मक भेदभाव यानी कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। अगर राज्य चाहे तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, और लेकिन ये रोकता है कि धर्म के आधार पर जैसे कि राज्य ये नहीं कर सकता है कि तुम मुस्लिम हो, तुम्हें उस धर्म में अलाउ नहीं है नौकरी के लिए, या तुम सिख हो या जाट या ईसाई हो या यहूदी हो या पारसी हो या क्रिश्चियन हो, तो इस प्रकार से तो नहीं रोक सकता है। लेकिन राज्य ने एक स्पेशल प्रोविजंस किया है कि कास्ट के आधार पर भेदभाव कर सकता है और सेक्स के आधार पर कर सकता है। कास्ट के आधार पर भेदभाव का मतलब ये है कि अगर कोई SC ST OBC या माइनॉरिटी से है तो राज्य ऐसा कर सकता है कि कोई नौकरी हो और किसी व्यक्ति को अगर 100 नंबर में से अगर सिलेक्शन के लिए अगर 90 नंबर चाहिए तो SC ST OBC के लिए और प्रावधान यह कर सकता है कि 70 नंबर लाए और नौकरी पाए। ये कर सकता है। ये इसलिए करता है क्योंकि ताकि जो वर्षों से जो लोग वंचित हैं शिक्षा से और समाज से, वो आर्थिक स्थिति से, तो उन्हें अन्य लोगों के समकक्ष लाके खड़ा किया जा सके, और यही सकारात्मक भेदभाव है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की जो हम बात करते हैं उसका मतलब ये है कि जो लोग सक्षम नहीं हैं उन्हें सक्षम व्यक्तियों के समकक्ष सक्षम बनाना ही पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन यानी सकारात्मक भेदभाव है। तो कास्ट के आधार पर कर सकता है, सेक्स के आधार पर कर सकता है। हो सकता है कि जैसे पुलिस की अभी वैकेंसी आ रही है तो हो सकता है कि होता ही है कि देखा होगा अपने अक्सर कि अगर पुलिस की वगैरह कोई फोर्स की कोई वैकेंसी आती है तो उसमें हाइट वगैरह जो होती है महिलाओं की कम और पुरुषों की ज़्यादा होनी चाहिए। अगर 162 या 165 सेंटीमीटर के लगभग ही हो इनकी हाइट, तो ये पुलिस के लिए अप्लाई कर सकती है, लेकिन पुरुषों के लिए 168 होना ही चाहिए है, ऐसा होता है। तो यहाँ फर्क दिख रहा है आपको कि कुछ लंबाई में छूट महिलाओं को प्रदान की गई है। तो किस लिए की गई है? क्योंकि यह है कि यह ऐसी मानता है और यह विज्ञान यानी कि मेडिकल साइंस भी यह प्रूव कर चुका है कि औरतें शारीरिक दृष्टि से एक पुरुष की अपेक्षा कमजोर होती हैं, इसलिए उन्हें ये छूट प्रदान की गई है। तो अनुच्छेद 16 कहता है कि सेक्स के आधार पर नौकरियों में भेदभाव किया जा सकता है। अब अगला आता है कि रिजर्वेशन के आधार पर भी भेदभाव किया जा सकता है। रिजर्वेशन अगर जैसे SC ST या OBC को रिजर्वेशन दिया गया होगा किसी नौकरी में तो भी भेदभाव किया जा सकता है। यह नहीं माना जाएगा कि इस अनुच्छेद 16 का यह उल्लंघन है। ठीक है, पहले जो आरक्षण की बात थी कि पहले SC और ST के लिए आरक्षण था, लेकिन 1991 में एक आयोग बनाया
जिसका नाम मंडल आयोग है। इस मंडल आयोग ने फिर ओबीसी वर्ग को ओबीसी वर्ग के लिए सिफारिश की कि नौकरियों में ओबीसी वर्ग को भी आरक्षण प्रोवाइड किया जाए। तो इसी मंडल आयोग के आधार पर ओबीसी को भी आरक्षण प्रदान किया जाने लगा। ठीक है, तो आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16 किससे जुड़ा है? नौकरियों से जुड़ा है कि नौकरियों में समानता की बात करता है कि नौकरियों में सभी व्यक्ति जो नागरिक हैं, नौकरियों में जो सभी व्यक्ति हैं उनके लिए समानता की बात करते हैं। एक बार थोड़ा रिमाइंड करते हैं। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता की बात करता है, यानी कि अनुच्छेद 16 कहता है कि अगर कोई भी पब्लिक रोजगार होगा तो उसमें सभी लोगों को समान अवसर प्रदान किया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ में यह घोषणा करता है कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन यानी सकारात्मक भेदभाव किया जा सकता है। और सकारात्मक भेदभाव तभी किया जा सकता है किसके आधार पर? कि जात के आधार पर किया जा सकता है, कास्ट के आधार पर किया जा सकता है और रिजर्वेशन के आधार पर सकारात्मक भेदभाव किया जा सकता है। यानी कि ठीक है, इतना किया जा सकता है, इतना समझ। अब रिजर्वेशन की जहां की बात करते हैं तो हम बताया 1991 में एक मंडल आयोग बना, मंडल कमीशन बना। इसने ओबीसी के लिए सिफारिश की नौकरियों में आरक्षण की। ठीक है, तो थोड़ा आरक्षण के बैकग्राउंड पर भी हम प्रकाश डालते हैं कि 1882 में आपको याद होगा, अगर हिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ी होगी तो याद होगा, 1842 में एक हंटर आयोग आया था, हंटर आयोग। तो हंटर, जिसे हंटर कमीशन के नाम से जानते हैं, तो हंटर आयोग क्या था कि जिनके नाम पर है आयोग था, उनका नाम था विलियम हंटर। उनका नाम था विलियम हंटर। तो 1842 में विलियम हंटर और एक नाम था ज्योतिराव फुले। क्या नाम था? ज्योतिराव फुले। तो इन व्यक्तियों ने मूल रूप से जाति के आधार पर आरक्षण प्रणाली की एक इमेजिनरी यानी कि एक कल्पना की थी। किसने? विलियम हंटर ने, जो कि हंटर आयोग से ताल्लुक रखते थे। 1882 का दौर था, उस समय जब अंग्रेजों का गुलाम था भारत। तो उस समय ज्योतिबा राव फूले और विलियम हंटर ने एक रिजर्वेशन की कल्पना की थी कि जाति के आधार पर रिजर्वेशन होना चाहिए उस समय। लेकिन सही मायने, सही अर्थ में आपने नाम सुना होगा प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड। ब्रिटिश के प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड हुए जब भारत गुलाम था। तो यहाँ पर एक प्रधानमंत्री हुए ब्रिटिश में, रैमसे मैकडोनाल्ड ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए एक घोषणा की थी, जिसे हम कम्युनल अवार्ड के नाम से जानते हैं, यानी कि सांप्रदायिक अधिनिर्णय के नाम से जानते हैं। और यह सांप्रदायिक अधिनिर्णय बहुत ही फेमस अधिनिर्णय रहा है। इसका आशा यह था कि उस समय जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो मजबूत था, उसकी जड़ें जो पकड़ती आ रही थी भारत देश में, कि अंग्रेजों को भारत से बाहरी करना है, इसको देखते हुए रैमसे मैकडोनाल्ड ने एक निर्णय दिया था। उस निर्णय में यह था कि थोड़ा समझते हैं क्या था कि वर्ष 1993 का दौर था, का दौर था। और इस समय प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने एक घोषणा की। इस घोषणा को कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अधिनिर्णय के नाम से जानते हैं। इसमें क्या थे, तत्काल जो प्रधानमंत्री थे रैमसे मैकडोनाल्ड, इन्होंने जो उस समय इलेक्शन क्षेत्र थे, निर्वाचन क्षेत्र थे, उन्होंने एक अलग सी व्यवस्था की थी। अलग सी व्यवस्था क्या थी कि इस कम्युनल अवार्ड के तहत मुसलमानों को, सिख को, मुस्लिम समुदाय को, सिख को, भारतीय ईसाइयों को, एंग्लो इंडियन को और यूरोपीय जो व्यक्ति थे उनको, और साथ में जो भारत में जो दलित समुदाय से ताल्लुकात रखते थे जो जाति, उनके लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्रों की घोषणा कर दी थी। ऐसा इसलिए किया था ताकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक दो ध्रुवों में बंट जाए
और कमजोर हो जाए, और जैसे ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर होगा तो वापस अंग्रेजों की पकड़ मजबूत बनी रहे। ठीक है, इसको देखते हुए इस कम्युनल अवार्ड पर जो हुआ था ये तो इतिहास का विषय है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी हमने चर्चा की कि आरक्षण का जो प्रोविजंस चला, जो अक्सर बात होती है कि आरक्षण आरक्षण आरक्षण, तो आरक्षण का प्रोविजंस अभी से नहीं है। ये आरक्षण की जो उत्पत्ति है भारत देश के अंदर, ये अंग्रेजों की देन है। और अंग्रेजों की देन इसलिए है क्योंकि उनकी थ्योरी थी जिसे व्हाइट वाटरमैन थ्योरी के नाम से जानते हैं, यानी कि सभ्य लोगों का विकास के नाम से जानते हैं। वो अंग्रेज चूंकि पढ़े लिखे थे और दिमागदार थे, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर कुछ जातियां ऐसी हैं जो वर्षों से शोषित रही हैं और एक विशेष वर्ग उनका शोषण कर रहा है, तो उनको उन्होंने आगे उठाने के लिए एक व्यवस्था की। साथ साथ में लेकिन उनका जो मेन मकसद था, अंग्रेजों का जो मेन मोटिव था वो यही था कि भारतीयों को आपस में बांटना, ना कि वो किसी विशेष जाति को उठाना चाहते थे। ऐसा नहीं है कि अंग्रेज यहाँ भारत आए किसी दलित जाति को बहुत ऊपर उठाना चाहते थे, या किसी मुसलमान जाति को बहुत ऊपर उठाना चाहते थे, या एंग्लो इंडियन को ऊपर उठाना चाहते थे, या सिखों को बहुत ऊपर यानी कि सामाजिक स्तर पर ऊंचा उठाना चाहते थे। ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उनका मकसद था कि हम कुछ ऐसा जाल या ऐसा पासा फेंकेंगे जो कि भारतीय लोग ना समझ पाएं और ये दो ध्रुवों में बढ़ जाए। ठीक है, तो ये तो बात वहां होगी। तो ये समझा कि अनुच्छेद 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, साथ में कहता है कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। आर्टिकल 17 देखते हैं आगे। आर्टिकल 17 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। क्या कहता है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। अनुच्छेद 17 एबोलिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन, एबोलिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ टचेबिलिटी। अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। क्या है ये अस्पृश्यता? अस्पृश्यता को एक आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं छुआछूत। छुआछूत। आर्टिकल 17 घोषणा करता है कि छुआछूत का अंत किया जाता है और किसी भी प्रकार की या किसी भी रूप में छुआछूत का आचरण करना एक कानूनी अपराध होगा, और वह उस अपराध के लिए जो दंड होगा वह कानून के अनुसार दिया जाएगा। अनुच्छेद 17 घोषणा करता है। ठीक है, लेकिन इससे पहले जानते हैं कि अस्पृश्यता है क्या। अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी ये है कि किसी व्यक्ति को जैसे ये व्यक्ति ये है, ये व्यक्ति भी है, अब समझ ना, किसी व्यक्ति को ए ने जाकर बी को स्पर्श कर दिया, छू लिया। किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति को यानी कि ए के द्वारा बी को छू लेना, क्या करना? छू लेना,
और छू लेने से ही ये बी जो व्यक्ति है अपने आप को अस्पर्श अपने आप को अस्पर्श समझने लगे कि इसने क्या किया, ये समझने लगे कि इसने मुझे ए ने छू लिया, यह अस्पष्टता हो गई है। मतलब समझ में आ रहा कि एक व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को छू लेने मात्र से ही यह मानसिक विचार आने लगता है दिमाग में कि इसके छूने से मात्र से ही मैं अपवित्र हो गया हूं, उसे हम अनटचेबिलिटी या अस्पष्टता कहते हैं। ठीक है, तो अस्पष्टता एक मानसिक अवधारणा है। क्या है? अस्पष्टता एक मानसिक अवधारणा है जिसमें यह होता है कि यह मानसिक विचार आता है कि इस व्यक्ति के छूने मात्र से ही हम अपवित्र हो गए हैं, उसे हम अस्पष्टता कहते हैं। और फिर अब छू लिया तो छू लिया, चूंकि स्पर्श हो गया, तो इसके लिए फिर प्रोविजंस क्या है, क्या इसके लिए रूल रेगुलेशन है कि वापस वो जैसा था पहले जैसा हो जाए, वापस वो पवित्र हो जाए। तो इसके लिए कुछ जब कर्म कांडों का सहारा लेना पड़े, जैसे कि गंगा जी छिड़क लिया अपने ऊपर, नहा लिया, साबुन से हाथ धुल लिया, नए कपड़े पहने उसे साफ कर दिए, यानी ये क्या है, ये किसी ने छू लिया, मात्र छू लिया, गंदगी से छूने की बात नहीं हो रही है, किसी ने मात्र छू लिया और जाके नहा लिया, तो ये क्या है, ये कर्म कांड है। या किसी ने जल छिड़क दिया, तो ये कर्म कांड आती, कर्म कांडों में गिनती आती है इनकी। तो अगर वापस पवित्रता के लिए अगर कर्म कांड करना पड़े तो उसे ही अनटचेबिलिटी कहते हैं। साधारण से शब्दों में इतना समझेंगे कि अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को छू लेता है और जिस व्यक्ति को छू लिया है वह कर्म कांडों का सहारा लेने लगे, तो समझ लेना कि उसके दिमाग में जो विचार आया है उसकी उत्पत्ति अस्पष्टता यानी छुआछूत से हुई है। क्लियर? तो आर्टिकल 17 छुआछूत का अंत करता है। और छुआछूत आपने देखा होगा ग्रामीण इलाकों में अक्सर ज्यादा होती है और शहरी इलाकों में कम। इसको कम करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं जिनमें बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। क्या है कि सरकार ने एक अस्पष्टता अपराध अधिनियम, एक अधिनियम आया था, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, ये 1955 में आया था और कई बार पूछा भी गया एग्जाम में कि अस्पष्टता अपराध नियम कब आया था, तो अस्पष्टता अपराध अधिनियम 1955 में आया था। यह अधिनियम 1955 में आया और 1 जून 1955 से लागू हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अस्पृश्यता अधिनियम कब आया, 1955 आया, कब लागू हुआ, 1 जून 1955 से लागू हुआ। इसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि अस्पृश्यता अधिनियम का वर्तमान में नाम क्या है और कब बदला गया है, तो इसी अधिनियम को 1976 में बदल के प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट नाम दिया गया। क्या दिया? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट, जिसे हम बोलेंगे नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। कब किया गया संशोधन? 1976 में किया गया, लेकिन यह 19 नवंबर 1976 से प्रभावी हुआ। इन दोनों नियम के बारे में अलग से क्लास लेंगे क्योंकि इनको समझना बहुत जरूरी है और पढ़ भी सकते हैं आप लोग। आर्टिकल, इस प्रकार आर्टिकल 17 हमने समझा। इसके बाद समझते हैं कि आर्टिकल 18 क्या कहता है। आर्टिकल 18 कहता है कि उपाधियों का अंत किया जाता है। आर्टिकल 18 कहता है कि उपाधियों का अंत किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि सर रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी थी अंग्रेजों ने। कई लोग ऐसे लगे थे, जम्मू कश्मीर के महाराज थे तो महाराज हरि सिंह के नाम से फेमस थे, महाराज लगता था आगे। कई लोगों के नाम क्या आगे सर लगता था। कई लोग नाइटहुड की उपाधि लगा देते थे, कोई राय, कई राय बहादुर, जैसे राय बहादुर जो पेशवाओं के आगे लगते थे। कई विदेशी व्यक्ति भी अपने आगे बहुत से टाइटल लगाते थे।
तो जैसे ही देश आजाद हुआ तो आर्टिकल 18 जो शामिल किया गया, इसने क्या किया दिया कि एबोलिशन ऑफ द ओल्ड टाइटल्स, यानी टाइटल्स, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स यानी कि उपाधियों का अंत किया जाता है। ठीक है, और कोई भी व्यक्ति या कोई भी भारतीय नागरिक अपने नाम के आगे इस प्रकार की उपाधि जैसे महाराज, सर, राजा, नाइटहुड, राय, राय बहादुर नहीं लगा सकते हैं। लेकिन इसी आर्टिकल में कह दिया गया है कि नेशनल अवार्ड, अगर कोई राष्ट्रीय अवार्ड मिलता है तो राष्ट्रीय अवार्ड, जैसे किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय अवार्ड मिला, जैसे पद्म भूषण, ये राष्ट्रीय अवार्ड मिला तो अवार्ड ले तो सकता है, लेकिन अपने नाम के आगे टाइटल के रूप में इसका प्रयोग नहीं कर सकता है। जैसे ठीक है, लेकिन नहीं सकता है। लेकिन एजुकेशन, शिक्षा संबंधी या विद्या संबंधी कोई सम्मान अगर किसी व्यक्ति को दिया जाएगा तो वह लिख सकता है। जैसे कोई प्रोफेसर है, शिक्षा संबंधी सम्मान है, तो वह आगे प्रोफेसर की उपाधि लगा सकता है। ठीक है, इतना। इसी प्रकार के हमने समझा कि आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत करता है। और एक बार अब इसे चलते चलते देखते हैं, एक रूपरेखा के बारे में से समझते हैं कि अभी तक 2-3 क्लास में हमने क्या पढ़ा, क्या सार रहा। तो हमने अभी 2-3 क्लास में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में बताया है कि हमने पढ़ा भाग 3। मैंने पढ़ा भारतीय संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसमें दिए गए हैं। और भाग 3 में जो अनुच्छेद है ये फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार से जुड़े हैं। मूल अधिकार वे जो व्यक्तियों के लिए आवश्यक है, विकास के लिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास के लिए आवश्यक है। और अब एक एक करके देखते हैं ना। आर्टिकल 12 में क्या है कि डेफिनेशन से जुड़ा हुआ है। इसमें डेफिनेशन दी गई है कि राज्य की डेफिनेशन दी गई है। अनुच्छेद 13 में सरकार को अनुमति दी गई है कि सरकार को अनुमति दी गई है संविधान के द्वारा कि सरकार अगर कोई ऐसा नियम कानून बनाता है जो मूल अधिकारों को छीनती है तो उसका अल्पीकरण कर दिया जाएगा। तो इसमें क्या किया गया, इसमें ऑर्डर की बात की गई, आदेश दिया गया है किसे, गवर्नमेंट को। ठीक है, अब अनुच्छेद 14 आता है। अनुच्छेद 14 किसकी बात करता है? अनुच्छेद 14 करता है इक्वलिटी ऑफ लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कानून के समक्ष समता की बात करता है। इक्वलिटी ऑफ लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है। आर्टिकल 15 हमने आज ही पढ़ा। ये क्या करता है, ये क्या करता है, धर्म, रिलीजन, धर्म के आधार पर, कास्ट के आधार पर, वंश के आधार पर, मतलब रेस के आधार पर, वंश के आधार पर, और सेक्स के आधार पर, और बर्थ ऑफ प्लेस के आधार पर यह भेदभाव को रोकता है। ठीक है, और रोकता है तो बात क्या करता है, समानता की तो बात करता है कि इन 5 के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार आर्टिकल 14 भी क्या कहता है कि कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। ठीक है, आर्टिकल 16 क्या कहता है कि नौकरियों में सभी लोगों को समान अवसर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि यह भी समानता की बात करता है, यानी कि ये क्या करता है, ये समानता की बात करता है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसी प्रकार 17 क्या कहता है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, यानी कि एबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी। और अस्पृश्यता का अंत इसलिए किया जाता है कि ताकि समाज में एक समान स्थिति आ सके, सामाजिक स्थिति सभी लोगों की समान हो सके। तो आर्टिकल 17 भी समानता की ही बात करता है, लेकिन बात किसकी करता है, अनटचेबिलिटी से जुड़ा है। आर्टिकल 18 क्या कहता है, एबोलिशन ऑफ द टाइटल्स, यानी कि उपाधियों का अंत किया जाता है। तो यह इसलिए करता है, कोई अपने अलग महाराजा फलाने फलाने महाराजा, जैसे महाराजा रणजीत सिंह, अगर किसी का नाम हो वो उनकी बात नहीं कर रहे, जो थे जैसे हमारा ही नाम है लिखते हैं महाराजा जयविजय सिंह। ठीक है, तो महाराजा, सर, नाइटहुड, ये उपाधियां सारी बेकार है। उपाधि ले लेगी तो इससे ये लगता है किसी ने टाइटल अपने आगे लगा दिया, जैसे महाराज श्री श्री इतना इतना है, तो ये स्पेशल दिखता है। एक व्यक्ति मतलब कुछ स्पेशल दिखता है दूसरे व्यक्ति की तुलना में।
इसलिए इन टाइटलों का अंत कर दिया। अब टाइटलों का अंत कर दिया तो समाज में एक समानता आ गई। इसी प्रकार के हमने समझा कि अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक एक समानता की बात की गई है। तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता से जुड़े हैं। और हम पहले ही बता चुके हैं कि अनुच्छेद पार्ट 3 में, भाग 3 में 6 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए हैं, जिसमें से 14 से 18 एक समानता का प्रकार भी है, समानता से जुड़े हुए हैं। अब आगे देखेंगे आर्टिकल 19 क्या कहता है, यानी कि स्वतंत्रता के अधिकार जो कि अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक हैं। इस प्रकार से हम समझेंगे 19, 20, 21, 22 जो कि स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़े हुए हैं। जय हिंद, जय भारत। तो जो भी लोग पसंद करते हैं वीडियो, और जो लोग भी देखते हैं ऑनलाइन या उसके बाद जो लोग भी देखते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कब क्लास होती है कब नहीं होती है। क्योंकि ऑनलाइन तो क्लास हमारी कोई टाइम फिक्स है नहीं, ऑनलाइन कब लें, इसलिए आपको जैसे हम वीडियो अपलोड करें या लाइव क्लासेस शुरू के या प्रीमियम पे लगाएं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। जय हिंद, जय भारत। जाते जाते एक विशेष सूचना, जो कि हमारे शहर झांसी के बच्चे हैं जो यूपी पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन 1 जनवरी को आ ही चुका है। तो हमारे यहाँ यूपी पीसीएस के बैच चालू 5 जनवरी से है। तो आप लोग जाकर मेरे कमेंट बॉक्स में जो नंबर दिया रहेगा उस पर आप कॉल कर सकते हैं, जिससे कि आप अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाएं। और हमारी क्लास एलाइट चौराहे पर चलती है, जो हमारे ज्ञान आईएएस के नाम से कोचिंग है, एक छोटा सा इंस्टीट्यूट है हमारा, तो उसी में आप लोग आके हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।